काली ननद की हल्दी रस्म। पूजा बहुत काली थी, जिस वजह से पूजा की दोनों भाभियां शिल्पा और मनीषा आए दिन पूजा का मजाक बनाया करती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। पूजा मजबूर थी कि परिवार में कोई भी उसकी बातें सुनने वाला नहीं था। हाल ही में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से पूजा को अपने भैया भाभी की कड़वी बातें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन शिल्पा पूजा से बोलती है, अरे काली माता, अगर आपका बाकी का काम खत्म हो गया हो तो जरा मेरे सर पर बढ़िया सी चंपी कर दो, क्योंकि तुम्हारी गंदी सी काली शक्ल देखकर ना मेरा सर दर्द होने लगता है। भाभी, आप बार बार मेरा मजाक क्यों बनाती है? भगवान ने भले ही मुझे काला बनाया है, लेकिन मैं हूँ तो इंसान ना। और जब से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर गए हैं, तब से आप लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती हो। मुझे आप लोग प्यार करते ही नहीं हो, लेकिन मुझे आप लोगों के प्यार की जरूरत है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं या फिर मनीष तुझे प्यार से घर पर रखेंगे। कुछ ही दिनों में हम दोनों तेरे लिए रिश्ता ढूंढने वाले हैं। जो भी लड़का मिलेगा उसे हाँ कर देना, और हम चाहते हैं कि कोई भी गरीब दुखिया देखकर तेरी शादी कर दे। कम से कम हमारा पीछा तो छूटेगा तेरे से। भाभी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आप जो काम मुझसे कहती हो वह काम तो मैं करती हूँ ना। आप रात 2 बजे मुझे उठा देती हो, तब भी मैं उठने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं आपसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया करती, फिर भी आप मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों कर रही है? अच्छा, तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अगर बता दे है तो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस काली सी शक्ल से कौन प्यार करेगा? मैं बस शादी नहीं करना चाहती, और हम तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप शादी करके अपने घर जाओ। पूजा के ना भाई सुनते थे और ना ही भाभियाँ। ऐसे ही एक दिन शिल्पा और मनीषा दोनों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहाँ दोनों अपने लिए खूब सारा खाना ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पर दोनों की नजर एक अर्जुन नाम के लड़के के ऊपर जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही काला था और एक टेबल को साफ कर रहा था। यह देखकर शिल्पा मनीषा से बोलती है, अरे मनीषा, उस लड़की को देख, इसका रंग और पूजा का रंग एक जैसा है। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो इनके बच्चे भी काली अमावस्या बनकर ही पैदा हो जाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि इस गरीब की शादी उस पूजा से करवा देते हैं। शिल्पा मनीषा दोनों उस लड़की को अपने पास बुलाती है। शिल्पा उस लड़की को टिप में 1000 रुपए देती है और कहती है, ये ले तेरी टिप, 1000 रुपए। इतना तू दिन रात कमाता नहीं होगा जितना आज मैंने तुझे टिप दे दिया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, तेरी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, और वैसे भी इस काली सी शक्ल को कौन पसंद करेगा। मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। मेरी ना ननद है पूजा, जो कि तेरी तरह ही है। उसका रंग भी और तेरा रंग भी बिल्कुल मैच खाता है। मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले। बदले में मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख दोगी आप मुझे? वैसे मैं बहुत गरीब हूँ, और आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अमीर हैं। तो आपकी नंद मुझसे शादी क्यों करेगी? क्योंकि अमीर हम लोग हैं, लेकिन मेरी जो ननद है ना, वे शक्ल से बहुत गरीब है और नेचर से भी गरीब है। गरीबों वाली सोच है उसकी, जो दूसरों के बारे में सोचती है। अक्सर वे गरीब ही रहती है। अब तू बता, तुझे शादी करनी है या नहीं? अर्जुन शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन शिल्पा के घर जाता है पूजा को देखने के लिए। पूजा बहुत उदास थी। पूजा के नए नक्श बहुत सुंदर थे। अर्जुन को पूजा पसंद आ जाती है। अब दोनों की बातचीत फोन पर होना शुरू हो जाती है। अर्जुन पूजा से कहता है, देखो, मुझे नहीं पता कि किस हालात में हमारा रिश्ता पक्का हुआ है, लेकिन सच बताऊं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। शादी के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। मैं इतना अमीर नहीं हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने तुम्हारे पास हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। सब कुछ पैसा नहीं होता। भले ही हम लोग अमीर हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास प्यार की कमी है। माँ बाप तो मुझे छोड़कर चले गए। उनके बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। भैया भाभी मुझे अपना नहीं मानते। भाभी तो फिर भी एक पल के लिए किसी दूसरे घर से आई है, लेकिन मेरे खुद के भाई है जो मुझे पूछते तक नहीं है। वे सिर्फ भाभी के बारे में सोचते हैं और उनकी बात ही सुनते रहते हैं। चिंता मत करो, शायद मेरे आने से तुम्हारी जिंदगी अब बदल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। शिल्पा और मनीषा दोनों पूजा को हल्दी लगा रही थी। हल्दी लगाते लगाते वे दोनों पूजा का मजाक बनाते हुए कहती है,
कितना भी हल्दी को घिस लो इनके शरीर पर, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला है। हल्दी भी शर्मा रही होगी कि किसकी स्किन में मैं रगड़ रही हूँ। वही तो, ये तो ऐसी चमड़ी है जो कभी बदल ही नहीं सकती। भगवान ने भी काले रंग का फाउंडेशन लगाया है हमारी ननद को, तभी तो इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। भाभी आज के दिन तो मेरा मजाक मत बनाओ। वैसे भी भगवान ने इस दुनिया में दो ही रंग बनाए हैं, काला और गोरा। किसी को काला बनाया तो किसी को गोरा, लेकिन सबका खून तो एक ही रंग का है ना भाभी, फिर इतना फर्क क्यों है काले रंग से? पूजा के बार बार मना करने के बावजूद शिल्पा और मनीषा दोनों उसका मजाक बना रही थी। आखिरकार पूजा चुप हो जाती है। ऐसे ही शादी वाले दिन पूजा को मेकअप आर्टिस्ट अच्छे से रेडी कर देते हैं। पूजा का दुल्हन वाला लुक देखकर शिल्पा और मनीषा दोनों बहुत मजाक बनाती है। पूजा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह से पूजा और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जाने के बाद पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल अर्जुन एक गरीब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इस शहर में अर्जुन के कई सारे रेस्टोरेंट थे। इतना बड़ा बंगला देखकर पूजा को अर्जुन पर शक होता है और वे अर्जुन से सवाल जवाब करने लगती है। अर्जुन पूजा को सारी बातें बता देता है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद पूजा पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके नहीं जाती, बल्कि अर्जुन पूजा की पूरी फैमिली को अपने घर ही बुला लेता है। शिल्पा और मनीषा पूजा के घर को देखकर हैरान हो जाती है। उन दोनों को अपने ही किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसके बाद अर्जुन कहता है, आप दोनों सोच रहे होंगे कि आखिर मैं एक गरीब और कहाँ मेरा ये घर। दरअसल आप दोनों ने मुझे पहचानने में भूल कर दी। जिस रेस्टोरेंट में आप लोग बैठे हुए थे, उस रेस्टोरेंट में आपने मुझे टेबल साफ करते हुए देखा। मेरा रंग रूप, मेरा हुलिया देखकर आप लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया कि मैं वहां पर काम करता हूं। लेकिन कहते हैं ना, कभी किसी को उसका हुलिया देखकर जज नहीं करना चाहिए। दरअसल जिस रेस्टोरेंट में आप बैठे थे वह रेस्टोरेंट मेरा है और मेरे न जाने कितने सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, और मैं अपना हुलिया अक्सर ऐसा ही बनाकर रखता हूं, क्योंकि पैसा देखकर हर कोई आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो आपकी गरीबी देखकर आपसे शादी करने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए तैयार हो जाए, वही आपका असली जीवन साथी है। इस तरह से शिल्पा और मनीषा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वे दोनों वहाँ से मुंह नीचे करके अपने घर आ जाती है। अर्जुन और पूजा दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ऋतु और अनमोल दोनों की शादी हो गई थी। आज दोनों की सुहागरात थी। ऋतु दुल्हन के जोड़े में घूंघट के लिए बेड पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर अनमोल आता है और उसका घूंघट उठाता है, जिसके बाद अनमोल ऋतु की तारीफ करते हुए कहता है, अरे सच में अरेंज मैरिज में ना वाइफ बहुत सुंदर मिलती है, और मेरी माँ तो मेरे लिए लाखों में एक बीवी ढूंढ कर लाई है। सच में तुम बहुत सुंदर हो। आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको ना अपनी एक बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी, इसलिए बहुत सी चीज है जो अभी तक हमने एक दूसरे के बारे में नहीं जानी है। अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, शादी से पहले हर किसी का अफेयर चलता है, हर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता ही है। तो अगर शादी से पहले तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था ना, तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे दरअसल बात ये है कि मेरे सर में बहुत जू है, और अगर आप मेरे साथ सोए ना तो आपको भी जू परेशान करेगी। बस यही बात है। मैं आपको बताना चाहती थी, शादी से पहले मेरे साथ कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे बार बार यही बात परेशान कर रही थी कि अगर आप मेरे साथ सो जाओगे तो शायद आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत सारी जू हैं जो कि आपके सर में ट्रांसफर हो जाएंगी। क्या तुम्हारे सर में जू हैं? यार मुझे ना इन सारी चीजों से बहुत नफरत है। मैं तुम्हारे साथ तो नहीं सोने वाला। मैं जा रहा हूँ सोफे पर सोने, तुम सो अकेले। लेकिन आज हमारी सुहागरात है, कम से कम वह तो पूरा करते जाओ। अरे मरना है क्या मुझे ये सब करके? मेरे बस की तो नहीं है। अनमोल को गुस्सा आ जाता है और वो तकिया उठाकर सोफे पर सो जाता है। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अनमोल अब ऋतु से दूर दूर रहने लगता है, उसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसे ही एक दिन ऋतु अनमोल से कहती है, अनमोल, मैं जानती हूँ कि मेरे सर में जू है और ये मेरी एक कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ये भूल जाएं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और पति पत्नी का रिश्ता बहुत अलग होता है। शादी को लगभग 2 महीने हो गए हैं और आपने आज तक मेरे साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनाया है। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे साथ ये जो मेरे सर में भी आ जाए? खुद तो परेशान हो और मुझे भी करना चाहती हो क्या? अगर मेरे सर में जू है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोगों को तो यही लगता है ना कि हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे निभा रही हूँ।
अपने इस रिश्ते को। ऊपर से हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। देखो मेरे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और प्लीज मुझे ना आप ऐसी बकवास बातें करके परेशान मत करो। अनमोल इस तरह से ऋतु पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं और एक दिन ऋतु की सास ममता ऋतु से बोलती है, अरे बहू, आखिर कब तक ये घर के काम धाम करती रहेगी? अरे शादी को 8 महीने बीत गए हैं, आप तो खुशखबरी सुना दे। माँ जी, आप भी ना जले पर नमक डाल रही हो मेरे। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही है? कुछ भी नहीं। बता बेटा, आखिर बात क्या है? मैं तेरी माँ ही हूँ और अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाते। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसका कोई उपाय बताऊंगी। माँ जी, क्या ही बताऊं आपको। दरअसल बात यह है कि मेरे सर में जूं है और वे जो जूं है वो मुझे बहुत परेशान करती है। इसलिए जब हमारी सुहागरात थी तब मैंने अनमोल जी को इसके बारे में बताया था कि मेरे सर में जूं है। मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती थी और जब उनको ये पता चला कि मेरे सर में जुए हैं तब से वे मुझसे हमेशा दूर रहते हैं। शादी को 8 महीने बीत गए हैं लेकिन आज तक हमारे बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बन सका। इतनी बड़ी बात हो गई, ना तूने मुझे ये बताना जरूरी समझा और ना ही मेरे बेटे ने। माँ जी, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनको अपनी ये परेशानी बताई। उस परेशानी का हल निकालने के बजाय वे मुझसे ही दूरी बनाकर बैठ गए। पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है जहाँ वे एक दूसरे की कमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ बहू, अब तू चिंता मत कर। तेरे सर की जुए अब मैं खत्म करूँगी। ऐसे ही एक दिन सास अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर ऋतु को जुएं खत्म करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ, शैम्पू और कंडीशनर दे देते हैं। ऋतु समय समय पर दवाइयाँ खाया करती, शैम्पू इस्तेमाल करती और कंडीशनर का इस्तेमाल करती। वो अपने बालों को बार बार अच्छे से ख्याल रखा करती। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसके जूं खत्म हो जाते हैं और एक दिन सास ऋतु के बालों में जुएं देखती है और उसके सर में अब बिल्कुल भी जुएं नहीं थी। अरे वाह, डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो काम कर गया। तेरे सर में अब एक भी जू नहीं है बहू। इसलिए कहते हैं लाइफ में अगर कोई भी परेशानी हो ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया करो, ना कि उससे भागने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो भागता है वो कायर होता है। अनमोल अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है और वो अपनी माँ से कहता है, क्या इसके सर में सारी जुएं खत्म हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, सारी खत्म हो गई है और ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबसे अफसोस वाली बात ये है कि तूने बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एक पति होने के नाते तेरा फर्ज था कि तू अपनी पत्नी की इस कमी को सुधारे, उसे डॉक्टर के पास ले जाता, मेरे से बात करता इस बारे में, लेकिन तू उसे अकेला छोड़कर चला गया। शादी लव हो या अरेंज, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, आपको लेकर वे कितना रिस्पॉन्सिबल है। हाँ माँ, मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करता, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने ऋतु से दूरी बना ली और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इससे दूर रहूंगा तो मेरे सर में जुएं नहीं आएंगी। बस मैंने यही तक सोचा। मैंने उसकी एक कमी को ठीक करने की कोशिश नहीं की और ना ही इसके बारे में सोचा। देख, जो हो गया उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब आने वाले समय में तो हम ठीक कर सकते हैं ना। इसलिए जाकर बहू से माफी मांग और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। अनमोल ऋतु से माफी मांगते हुए बोलता है, ऋतु मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने बहुत विश्वास के साथ मुझे अपनी ये बात बताई। चाहती तो तुम ये बात छिपा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें साथ नहीं दिया और मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें लेकर और बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। कोई बात नहीं, ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ जो हुआ। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। इस तरह से ऋतु अनमोल को माफ कर देती है। अब सास खुद अपने बहू बेटे के कमरे को सजाती है, जहां वो दोनों शादी की पहली रात 8-9 महीने बाद एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं।